Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय मुगल साम्राज्य पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जी। और ये जो हमारी पड़ताल है, ये मुख्य रूप से तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 11 की इतिहास की किताब, खासकर उसका अध्याय 20 और कुछ जुड़े हुए अंशों पर आधारित रहेगी। हाँ। और हाँ, यूपीएससी के पिछले सालों के कुछ सवालों के संदर्भ में जो भी जानकारी मिली उसको भी हमने ध्यान में रखा है। बिल्कुल। इरादा बिल्कुल साफ है, जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मजबूत कॉन्सेप्चुअल समझ बनाना, जी, जिसमें हम मुख्य मुगल शासकों, उनकी नीतियों, उनके योगदानों को समझ सकें, जैसा कि इन स्रोतों में हमें मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिल्कुल। आज हम बाबर से शुरू करेंगे, फिर औरंगजेब तक के जो मुख्य शासक हुए उनको देखेंगे। हाँ, और हाँ, बीच में शेर शाह सूरी का भी जिक्र आएगा। उनके जो प्रशासनिक काम थे वो तो कमाल के थे, और स्रोतों में भी इसका जिक्र है। अच्छा। बस ये ध्यान रखना है कि हमारी बातचीत इन्हीं उपलब्ध स्रोतों के दायरे में ही रहेगी, इधर उधर नहीं भटकेंगे। सही है। तो फिर शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, ये तो मतलब एक टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान के इतिहास में। बिल्कुल सही कहा आपने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। बाबर की सेना, खास तौर से उसकी घुड़सवार सेना और तोपखाना, हाँ, तूफाना निर्णायक था शायद। हाँ बिल्कुल। इब्राहिम लोदी की सेना कहीं ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन बाबर की रणनीति और तोपखाने के आगे टिक नहीं पाई। और इसी जीत ने बाबर के लिए दिल्ली और आगरा के दरवाजे खोल दिए, और वहीं से उसने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। तो ये नींव पड़ गई। हाँ, ये वो नींव थी जिस पर अगले कई सौ साल मुगल साम्राज्य खड़ा रहा। लेकिन बाबर सिर्फ एक मतलब योद्धा या विजेता ही नहीं था। इन स्रोतों में उसके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू भी दिखते हैं, जैसे वो पढ़ने लिखने का भी शौकीन था। हाँ, ये बात जरूर ध्यान देने वाली है। बाबर सिर्फ तलवार का ही धनी नहीं था, कलम का भी था। अच्छा। वो अरबी और फारसी का अच्छा जानकार था, और तुर्की तो खैर उसकी अपनी जबान थी। हाँ। उसकी जो आत्मकथा है तुजुके बाबरी, जो उसने तुर्की में लिखी, वो उस जमाने के हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी जीती जागती तस्वीर पेश करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो उसमें अपनी मतलब कमजोरियां या हार को भी छुपाता नहीं है, बड़ी ईमानदारी से लिखता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और उससे कुदरत से भी बड़ा लगाव था। भारत के पेड़ पौधों, जानवरों का जिक्र उसकी किताब में मिलता है। पर एक बात ध्यान रखनी होगी, जो स्रोत हमारे पास हैं उनमें उसकी दूसरी लड़ाइयों जैसे खानवा या चंदेरी या घाघरा का जिक्र नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं, और उसका रास्ता तो काफी मुश्किलों भरा रहा। शेर खां, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, उससे कड़ी टक्कर मिली उसे। हाँ, हुमायूं का शुरुआती दौर तो काफी उतार चढ़ाव वाला था। शेर खान के खिलाफ उसकी 2 लड़ाइयां बहुत अहम रहीं। कौन सी? पहली 1939 में चौसा की लड़ाई। इसमें उसकी बुरी तरह हार हुई और जैसे तैसे भागकर जान बचाई। फिर अगले ही साल 1540 में बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई हुई। इसमें तो उसकी बिल्कुल निर्णायक हार हुई और उसे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। लगभग 15 साल वो बाहर रहा, निर्वासित जीवन जिया। और इसी बीच मतलब जब हुमायूं बाहर था तो अब शेरशाह सूरी का उदय हुआ। कमाल का प्रशासक था वो, सुना है। कम समय में ही काफी कुछ कर गया। बिल्कुल। शेर शाह, जिसका असली नाम फरीद था, सासाराम के एक जागीरदार हसन खान का बेटा था वो। हाँ। उसने सूरवंश के इस छोटे से दौर में ही, मतलब 1540 से 1555 के बीच, दिखा दिया कि वो कितना काबिल प्रशासक था। जो स्रोत हमारे पास है वो उसके कई सुधारों के बारे में बताते हैं जो वाकई में प्रभावशाली थे। जैसे कि वो जमीन के लगान वाली व्यवस्था, भू राजस्व। हाँ, उसने लगान व्यवस्था को बहुत सुधारा। पहला काम तो ये किया कि जमीन की पैमाइश करवाई, मतलब नपवाया। फिर जमीन को उसकी उपज के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा, अच्छी, मीडियम और खराब। अच्छा। और राज्य का हिस्सा तय किया, पैदावार का 1/3।
और किसानों के लिए ये आसानी थी कि वो लगान चाहे तो नकद दे दें या अनाज के रूप में। ये तो काफी व्यवस्थित लगता है उस जमाने के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। और सिक्के और सड़कें, कहते हैं उसने इस पर भी बहुत ध्यान दिया। हाँ, उसने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया। नए चांदी के सिक्के चलवाए जिन्हें दाम कहते थे। दाम? और मजे की बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, ये सिक्के 1835 तक चलते रहे। अरे वाह, मतलब बहुत लंबे समय तक। जी हाँ, इससे यकीनन व्यापार वगैरह में आसानी हुई होगी। फिर संचार और ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए उसने 4 बड़ी सड़कें बनवाईं, जो साम्राज्य के जरूरी हिस्सों को जोड़ती थीं, जैसे सोनारगांव बंगाल में, वहां से सिंध तक, आगरा से बुरहानपुर, जोधपुर से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान। पूरा नेटवर्क बना दिया एक तरह से। हाँ, और सिर्फ सड़कें ही नहीं, उन पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे सराय भी बनवाए, मतलब यात्रियों और व्यापारियों के रुकने और आराम करने की जगह। अच्छा, सराय। ये उस वक्त के लिहाज से कमाल का नेटवर्क था। तो मतलब उसने प्रशासन के हर पहलू पर ध्यान दिया, लगान, सिक्के, सड़कें, सेना और कानून व्यवस्था पर भी कुछ किया होगा। बिल्कुल, पुलिस व्यवस्था को उसने फिर से संगठित किया, जिससे कहते हैं जुर्म काफी कम हो गए थे। और जहां तक फौज की बात है, उसने घोड़ों की पहचान के लिए उन्हें दागने की जो प्रथा थी, उसे फिर से सख्ती से लागू किया। अच्छा, ये दागने वाली प्रथा ये पहले भी थी शायद। हाँ, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। इसका मकसद यही था कि सेना में घोड़ों की अदला बदली या धोखाधड़ी ना हो और घोड़ों की नस्ल अच्छी बनी रहे। तो शेर शाह सिर्फ एक कुशल प्रशासक ही नहीं था, उसकी सोच में और भी बातें थीं। जैसे धर्म को लेकर उसका रवैया कैसा था, कला वगैरह में रुचि थी? स्रोत ये बताते हैं कि वो एक पक्का मुसलमान था, लेकिन धार्मिक मामलों में कट्टर नहीं था, सहिष्णु था। अच्छा। इसका सबूत ये है कि उसने हिंदुओं को भी प्रशासन में ऊंचे पद दिए थे। कला और वास्तुकला का भी शौकीन था। दिल्ली के पास नया शहर बसाया, पुराना किला बनवाया दिल्ली में, और सासाराम बिहार में उसका अपना मकबरा है। हाँ, वो तो बहुत मशहूर। जी, उसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। और वो विद्वानों की भी इज्जत करता था। मशहूर कवि मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत वाले? हाँ, वही जिन्होंने पद्मावत लिखी, वो उसी के समय में थे। अच्छा, शेर शाह के बाद फिर हुमायूं वापस आया और फिर अकबर का लंबा दौर शुरू हुआ। हालांकि जैसा आपने कहा, हमारे स्रोतों में हुमायूं की वापसी या अकबर के शासन की शुरुआती बातें, जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई, इनका जिक्र नहीं है। हाँ, ये सही है। लेकिन अकबर के समय की सांस्कृतिक माहौल की कुछ बातें जरूर मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, जो स्रोत हमारे पास हैं, खासकर अध्याय 22 के जो अंश हैं, वो अकबर के दौर के कल्चरल माहौल पर ज्यादा फोकस करते हैं। एक बड़ी बात ये नजर आती है कि मुगल दरबार और ऊंचे पदों पर हिंदुओं को, खासकर राजपूतों को, काफी अहम जगह दी गई। जैसे राजा मानसिंह, राजा बीरबल, टोडरमल, ये सब नाम आते हैं। हाँ बिल्कुल, राजा मानसिंह, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, इन सबको बड़े ओहदे मिले। इससे हुआ ये कि साम्राज्य को एक मजबूती मिली, एक ज्यादा बड़ा आधार मिला। और कला, खास तौर पर चित्रकला, उसमें भी अकबर का बड़ा योगदान माना जाता है। हाँ बिल्कुल, चित्रकला को अकबर के समय में बहुत बढ़ावा मिला। उसके पिता हुमायूं ईरान से 2 बड़े पेंटर लाए थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद जी। अकबर ने उन्हें तो संरक्षण दिया ही, साथ में बसावन, मिस्किन, दसवंत जैसे कई हिंदुस्तानी काबिल पेंटर्स को भी अपने दरबार में जगह दी। अच्छा, हिंदुस्तानी पेंटर्स भी? हाँ, और इन सब के मिलने से मुगल पेंटिंग की एक अपनी खास स्टाइल विकसित हुई। और साहित्य, खासकर हिंदी साहित्य? स्रोत ये बताते हैं कि हिंदी कवियों को भी दरबार से जोड़ा गया था, और इसी दौर में हिंदी के महान कवि तुलसीदास हुए। रामचरितमानस वाले? जी हाँ, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य रचा, जिसका असर तो आज तक भारतीय समाज और संस्कृति पर है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये बात साफ कर दें कि इन स्रोतों में हमें अकबर की जो डिटेल्ड प्रशासनिक नीतियां थीं, जैसे मनसबदारी सिस्टम या जब्ती सिस्टम, हाँ, वो नहीं है। या उसकी धार्मिक नीति जैसे दीने इलाही या जजिया कर हटाना, इनका ब्यौरा नहीं मिलता है। हमारी जानकारी बस इन्हीं स्रोतों तक है। ठीक है, तो अकबर के बाद जहांगीर का दौर आया, उसके समय की क्या खास बातें इन स्रोतों में मिलती हैं? जहांगीर ने भी अपने पिता की तरह कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। उसकी अपनी आत्मकथा है तुजु के जहांगीरी, जो फारसी नस्र का अच्छा नमूना मानी जाती है। अच्छा। उसने गियास बेग, नकीब खान जैसे विद्वानों को अपने दरबार में जगह दी। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना जिसका जिक्र कक्षा 12 की किताब वाले स्रोत ने है, वो ये कि जहांगीर ने ही 1613 में
अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री मतलब व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फैसला साबित हुआ आगे चलकर। बिल्कुल, इसके बहुत दूर तक असर हुए। हालांकि एक बात और, जहांगीर के शासन पर नूरजहां के प्रभाव का जिक्र इन उपलब्ध स्रोतों में नहीं मिलता है। अच्छा, वो डिटेल नहीं है, ठीक है। जहांगीर के बाद आया शाहजहां का दौर, जिसे अक्सर मुगल वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहते हैं, और शायद सही भी है। हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। शाहजहां का नाम लो तो शानदार इमारतें आंखों के सामने आ जाती हैं। स्रोत बताते हैं कि उसने अब्दुल हमीद लाहौरी जैसे इतिहासकारों को संरक्षण दिया, जिन्होंने पादशाहनामा लिखा। इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा। ये किताबें उस दौर को जानने के लिए बहुत जरूरी हैं। जी। और उसका बेटा दारा शिको, वो खुद बड़ा विद्वान था। उसने भगवत गीता और कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। हाँ, ये भारतीय दर्शन को समझने की एक बड़ी कोशिश थी। बिल्कुल। और आर्किटेक्चर? ताजमहल के अलावा और क्या खास है? ताजमहल तो खैर शाहजहां की सबसे मशहूर पहचान है ही। उसे अक्सर संगमरमर में लिखी कविता या बनाने वाले की कला का गहना कहते हैं। उसका वो बड़ा सा गुंबद, चारों कोनों पर पतली मीनारें और वो बारीक सजावट वाकई लाजवाब है। जी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। आगरा के किले में मोती मस्जिद है, पूरी तरह सफेद संगमरमर की, अपनी सादगी और भव्यता के लिए जानी जाती है। अच्छा। और दिल्ली की जामा मस्जिद, वो लाल बलुआ पत्थर से बनी है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ये सब इमारतें मुगल आर्किटेक्चर के शिखर को दिखाती हैं। लेकिन इतने शानदार दौर का अंत बड़ा दुखद रहा। भाइयों में लड़ाई हो गई गद्दी के लिए। हाँ, ये विडंबना ही है। शाहजहां बीमार पड़ा और उसके बेटों में तख्त के लिए खूनी लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई में औरंगजेब जीत गया। उसने न सिर्फ अपने भाइयों को रास्ते से हटाया, बल्कि अपने पिता शाहजहां को भी आगरा के किले में कैद कर दिया। वहीं उनके आखिरी साल गुजरे और 1666 में उनकी मौत हो गई। और फिर शुरू हुआ औरंगजेब का लंबा शासनकाल, जो काफी विवादास्पद भी रहा। मतलब वो योग्य तो था, सेनापति भी, प्रशासक भी, लेकिन उसकी नीतियां काफी कठोर मानी जाती हैं। औरंगजेब ने आलमगीर का खिताब लिया था, जिसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। अच्छा, आलमगीर। हाँ, शुरुआत में उसे कई सैनिक सफलताएं मिली, लेकिन बाद में उसे उत्तर भारत में जाटों, सतनामियों, सिखों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। और स्रोत इन विद्रोहों की एक बड़ी वजह उसकी सख्त धार्मिक नीति को मानते हैं। जी। और दक्कन में मराठा ताकत, खासकर शिवाजी, वो उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे। इसका जिक्र अध्याय 22 वाले स्रोत में भी है। अच्छा, तो इन स्रोतों के हिसाब से उसकी धार्मिक नीति के मुख्य बिंदु क्या थे? क्या खास बदलाव किए उसने? स्रोत ये बताते हैं कि औरंगजेब अपनी निजी जिंदगी में एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसकी ख्वाहिश थी कि भारत को एक इस्लामी राज्य मतलब दारुल इस्लाम बनाया जाए। उसने शरीयत यानी इस्लामी कानून को लागू करवाने पर जोर दिया। इसके लिए उसने मुहतसिब नाम के अफसर नियुक्त किए। मुहतसिब, इनका क्या काम था? इनका काम था ये देखना कि लोग नैतिक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, मतलब शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं। अच्छा। उसने शराब, भांग और दूसरी नशीली चीजों की खेती और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। दरबार में नाच गाना बंद करवा दिया। बादशाह के झरोखे से जनता को दर्शन देने की जो प्रथा थी, झरोखा दर्शन, वो बंद करवा दी। दशहरा जैसे त्योहारों का सार्वजनिक आयोजन बंद करवा दिया और यहाँ तक कि शाही ज्योतिषियों और खगोलविदों को भी नौकरी से निकाल दिया। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो उसकी सोच दिखाते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जजिया कर को फिर से लगाने या उसकी दक्कन नीति का और गहरा विश्लेषण या फिर अलग अलग विद्रोहों के और डिटेल्ड कारण, इनका जिक्र इन उपलब्ध स्रोतों में हमें नहीं मिलता। हाँ, ये सीमा है इन स्रोतों की। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर मुगल समाज और अर्थव्यवस्था पर आएं, तो इन स्रोतों से क्या मोटी-मोटी तस्वीर दिखती है? अध्याय 22 से जो जानकारी मिलती है, उसके हिसाब से देखें तो मुगल कुलीन वर्ग यानी अमीर लोग, मनसबदार, इनमें अब सिर्फ तुर्क या अफगान ही नहीं थे। अच्छा। बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमान, राजपूत और बाद के दौर में तो मराठा भी शामिल हो गए थे। ये जो ऊंचा तबका था, ये काफी शान शौकत और ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। उनकी तनख्वाहें तो बहुत ज्यादा थीं, पर कहते हैं उनके खर्चे भी उतने ही ज्यादा थे। अच्छा। और आम लोगों का मुख्य काम तो खेतीबाड़ी ही था। व्यापार, खासतौर से बाहरी व्यापार, वो काफी अच्छा चल रहा था। क्या चीजें जाती थीं बाहर और क्या आता था?
देखिए, भारत से सूती और रेशमी कपड़े, मसाले जैसे काली मिर्च, चावल, लोहा, शोरा, शोरा ये क्या होता है? यही बारूद बनाने में काम आता था। हम्म। तो शोरा और चीनी ये सब चीजें बाहर भेजी जाती थीं। हम्म। और बदले में बाहर से अच्छी नस्ल के घोड़े आते थे, खासकर सेंट्रल एशिया और अरब से मोती, तांबा, मूंगा, पारा, चीन का रेशम, यूरोप के मखमल जैसे कपड़े, ये सब मंगवाया जाता था। मतलब एक अच्छा खासा व्यापार चल रहा था। हाँ, एक सक्रिय व्यापार तंत्र था। और ये भी साफ कर दें कि मुगल साम्राज्य आखिर कमजोर क्यों हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, इसके कारणों का डिटेल्ड एनालिसिस इन उपलब्ध स्रोतों में नहीं दिया गया है। जी हाँ, वो जानकारी यहाँ नहीं है। चलिए, आमतौर पर हम इस सेक्शन में किताब के आखिर में दिए सवालों पर बात करते हैं, लेकिन इस बार वो सवाल हमें स्रोत सामग्री के साथ नहीं मिले, तो हम ये खंड छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो हमने पूरी बातचीत की, उसके आधार पर कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं, जो परीक्षा के लिहाज से खासकर प्रीलिम्स के लिए काम आ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल भैया। प्रीलिम्स पॉइंटर्स। पहली लड़ाई पानीपत 1526, बाबर की जीत, मुगल साम्राज्य की नींव। जी। फिर चौसा 1539 और बिलग्राम कन्नौज 1540 की लड़ाइयाँ, जिनमें हुमायूं हारा और शेरशाह का उदय हुआ। शेरशाह सूरी यानी फरीद, उसके प्रशासनिक सुधार जरूर याद रखने चाहिए। वो दाम नाम का चांदी का सिक्का। हाँ, दाम। बड़ी सड़कें यानी हाईवे और सराय, जमीन की पैमाइश और वर्गीकरण के आधार पर लगान, जो पैदावार का 1/3 था। घोड़ों को दागने की प्रथा। जी। कुछ जरूरी किताबें भी हैं, तुजुके बाबरी, बाबर की तुर्की में, तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की फारसी में, पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की, शाहजहांनामा इनायत खान की, रामचरितमानस तुलसीदास की, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की। हाँ, ये लिस्ट जरूरी है। हाँ, फिर दारा शिको का काम, उपनिषदों और भगवत गीता का फारसी अनुवाद। जी। और मशहूर इमारतें, ताजमहल आगरा की, मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का पुराना किला और शेर शाह का मकबरा सासाराम में। बिल्कुल। औरंगजेब की आलमगीर उपाधि, मुहतसिब की नियुक्ति और संगीत, झरोखा दर्शन वगैरह पर रोक। मुगल चित्रकार भी याद रखने लायक हैं, मीर सैयद अली, अब्दस समद जो ईरान से आए, और बसावन, दसवंत, मिस्किन जैसे हिंदुस्तानी चित्रकार। जी। और आखिर में मुगल अमीर वर्ग में राजपूतों और बाद में मराठों का भी शामिल होना। बहुत बढ़िया। ये तो हुए प्रीलिम्स के लिए खास बिंदु। अब अगर मेंस के नजरिए से सोचें तो इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े मुद्दे या थीम्स उभरते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मेंस के लिए भी कुछ बातें निकलती हैं। पहला तो शायद राज्य निर्माण की प्रक्रिया ही है। मतलब बाबर ने कैसे जीत से शुरुआत की और शेरशाह ने कैसे एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा बनाया। ये दोनों ही राज्य बनाने के अलग तरीके दिखाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, सांस्कृतिक मेलजोल और संरक्षण का मुद्दा। अलग अलग बादशाहों, खासकर अकबर और शाहजहां के दौर में कला, साहित्य, आर्किटेक्चर कैसे पनपा, उसमें भारतीय और विदेशी तत्व कैसे मिले। तीसरा, प्रशासन का केंद्रीकरण और क्षेत्रीय ताकतों से चुनौती। मुगलों ने एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनाने की कोशिश की, पर औरंगजेब के समय के विद्रोह दिखाते हैं कि रीजनल पावर भी चुनौती दे रही थी। सही कहा। चौथा, धार्मिक नीतियों का असर। मतलब शासकों की धार्मिक नीतियां, चाहे वो अकबर की उदारता हो, जिसका जिक्र यहाँ कम है, या औरंगजेब की सख्ती, उसका साम्राज्य की स्थिरता और लोगों पर क्या असर पड़ा। जी। और पांचवा, मुगल काल की आर्थिक व्यवस्था। खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन व्यापार, खासकर विदेशी व्यापार की क्या अहमियत थी, उसका क्या रूप था। हाँ, ये सब मेंस के लिए सोचने वाले बिंदु हैं। तो ये थी मुगल साम्राज्य की हमारी यात्रा उन स्रोतों के आईने में जो हमारे पास थे। हमने बाबर की शुरुआत से लेकर औरंगजेब के दौर तक के अहम पड़ावों को छुआ, शेर शाह के प्रशासनिक कामों को समझा और मुगल संस्कृति की कुछ झलकियां देखी। हाँ, ये तो साफ है कि मुगल काल भारतीय इतिहास का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुआयामी और प्रभावशाली दौर रहा है। हमारे स्रोत सीमित थे, खासकर तमिलनाडु बोर्ड की किताब की ये अंश, फिर भी हमने कोशिश की कि इसके जरूरी पहलुओं पर बात हो और एक समझ बने। बिल्कुल। और अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। इन्हीं उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए सोचिए, अगर शेर शाह सूरी ने जो प्रशासनिक ढांचा बनाया था उसे बाद के मुगल शासक पूरी लगन और उसी भावना से बनाए रखते, तो क्या मुगल साम्राज्य का रास्ता, उसकी मजबूती कुछ अलग होती? ये सोचने वाली बात है।
या फिर जिस तरह मुगल दरबार में एक तरफ कला संस्कृति का संरक्षण दिखता है और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे शासकों की रूढ़िवादिता, क्या इसी टकराव में कुछ ऐसे अंदरूनी तनाव थे जो साम्राज्य के भविष्य को तय कर रहे थे? जी, इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। तो सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.